की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम विज्ञान में यूपी की नई उड़ान। बदलते मौसम और बढ़ती प्राकृतिक चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश अब तकनीकी के दम पर नई तैयारी के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। कभी मौसम की चेतावनियां सिर्फ अनुमान मानी जाती थी, लेकिन आज समय रहते मिलने वाले अलर्ट लोगों की जान बचाने का माध्यम बन रहे हैं। किसानों से लेकर आम नागरिकों तक हर वर्ग को सटीक मौसम जानकारी देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। लखनऊ को क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का दर्जा मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन की नई व्यवस्था तैयार हो रही है। आखिर कैसे बदल रही है मौसम निगरानी की तस्वीर और क्या इसका सीधा फायदा होगा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में मौसम की सटीक जानकारी अब सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि जीवन बचाने का मजबूत माध्यम बनती जा रही है। कभी ऐसा दौर था जब मौसम विभाग के पूर्वानुमानों पर सवाल उठते थे, लेकिन आज तकनीक और आधुनिक संसाधनों के दम पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के समन्वय से प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना इसी बदलाव का नया अध्याय जुड़ गया। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मौसम की निगरानी ज्यादा सटीक और स्थानीय स्तर पर की जा सकेगी। किसानों को समय रहते मौसम की जानकारी मिलेगी, आपदा से पहले चेतावनी पहुंचेगी और जनधन की हानि को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी माना कि पहले मौसम की जानकारी अक्सर सटीक नहीं होती थी, लेकिन अब आंधी, बारिश और बिजली गिरने जैसी घटनाओं का अलर्ट घंटों पहले लोगों के मोबाइल तक पहुंच रहा है। इसका असर भी दिखाई दे रहा है। जिन जिलों में हर साल प्राकृतिक आपदाओं से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती थी, वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम ने मौतों के आंकड़ों में उल्लेखनीय कमी लाई है। सीएम योगी ने साफ किया कि मेट्रोलॉजी के रीजनल सेंटर का बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। रीजनल सेंटर यहाँ पे मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा। उत्तर प्रदेश राज्य को मैं इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूं, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, देश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य की भूमिका सबसे उपजाऊ भूमि है, सबसे अच्छा जल संसाधन है। देश की आबादी का हर 16वां यानी 100 में से 17वां व्यक्ति यूपी के अंदर रह रहा है, लेकिन मात्र कृषि योग्य भूमि हमारे पास 11% है और 11% भूमि में यूपी 21% देश का खाद्यान्न उत्पादन करता है। अगर समय पे हमें मौसम की जानकारी नहीं मिलेगी, वर्षा की जानकारी नहीं मिलेगी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इनकी जानकारी नहीं मिलेगी, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने अन्नदाता किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, हम उनको सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे। और सटीक जानकारी देने के लिए आवश्यक है कि मौसम की वह जानकारी ससमय हमें प्राप्त हो सके। इसकी दिशा में किए जाने वाला प्रयास एक महत्वपूर्ण प्रयास है। केंद्र सरकार के अनुसार साल 2014 के बाद मौसम संबंधी बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ। नए डॉपलर, रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, लाइटनिंग डिटेक्टर बढ़े, एयरपोर्ट ऑब्जर्वेटरी की संख्या को बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में नेटवर्क को मजबूत किया गया। मौसम निगरानी का नेटवर्क पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सक्रिय और सटीक हुआ है। सरकार का दावा है कि अब मौसम की जानकारी सिर्फ बारिश या धूप तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शहरों, किसानों और पर्यटकों के लिए अलग अलग स्तर पर पूर्वानुमान उपलब्ध होंगे। आने वाले समय में 3 घंटे पहले तक की सटीक जानकारी लोगों को ये तय करने में भी मदद मिलेगी कि उन्हें घर से निकलते समय छाता साथ रखना है या नहीं। बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट ऑब्जर्वेटरी की संख्या अब 11 हो गई है।
लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज पर ऑब्जर्वेटरी की संख्या बढ़ी है। मौजूदा समय में 7 लाइटनिंग डिटेक्टर प्रदेश में उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ब्लॉक स्तर पर 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज अब तक स्थापित हुए हैं। प्रदेश में हम लोगों ने 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ब्लॉक स्तर पर भी 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित हम लोगों ने अब तक यूपी के अंदर हुए हैं, जिसके माध्यम से हम वर्षा की सही जानकारी, वर्षा कितनी हुई है इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में अन्नदाता किसानों को भी इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। और ये उपकरण हमें वर्षा के बारे में, वहां के टेम्परेचर के बारे में, वहां की ह्यूमिडिटी के बारे में, वायु की गति और दिशा की रियल टाइम डाटा भी कलेक्ट करके और उसको स्टडी करने में भी हमें ये काफी हद तक ये हमें मदद करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे आजमगढ़, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी, लखनऊ इन जनपदों में एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार विभिन्न चरणों में जो स्थापित किए जा रहे हैं, ये भी हमें जो रडार हैं आंधी, तूफान, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, इन सब की निगरानी करने में ये हमें उत्तर प्रदेश में मदद करेंगे। प्रदेश में लाइटनिंग के यानी आकाशीय बिजली के डिटेक्शन सेंसर लगाए गए हैं और मैंने आपको पहले बताया है कि इसके कारण हमें काफी लाभ प्राप्त होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के दौर में मौसम की सटीक जानकारी किसी भी राज्य के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। ऐसे में लखनऊ को क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का दर्जा मिलना सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को तकनीक आधारित आपदा प्रबंधन और आधुनिक मौसम सेवाओं के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने वाला कदम माना जा रहा है। कृषि आपदा प्रबंधन, विमानन और आम नागरिकों की सुरक्षा, इन सभी क्षेत्रों में इसका सीधा लाभ दिखाई देगा। यही कारण है कि सरकार इसे सुरक्षित, सक्षम और तकनीक संपन्न उत्तर प्रदेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे नागथात में संस्कृति का महाकुंभ। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान सिर्फ उसकी प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि उसकी समृद्धि, लोक संस्कृति, परंपराएं और लोक जीवन भी है। बदलते दौर में जब आधुनिकता की तेज रफ्तार कई सांस्कृतिक विरासतों के सामने चुनौती बन रही है, तब अपनी जड़ों को सहेजने और नई पीढ़ी को उनसे जोड़ने का प्रयास बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देहरादून में 3 दिवसीय लोक सांस्कृतिक महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और लोक संस्कृति के संरक्षण को राज्य की प्राथमिकता बताया। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की समृद्धि लोक संस्कृति, पारंपरिक विरासत और पहाड़ की आत्मा को संजोए नागथात एक बार फिर सांस्कृतिक रंगों से सराबोर नजर आया। देहरादून में जौनसार बाबर क्षेत्र के नागथात में आयोजित 3 दिवसीय लोक सांस्कृतिक महोत्सव में दूर दूर से पहुंचे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। पारंपरिक वेशभूषा, लोक गीतों और लोक नृत्यों ने पूरे क्षेत्र को उत्सवमय बना दिया। महोत्सव में स्थानीय संस्कृति की झलक देखने को मिली, तो वहीं युवा पीढ़ी भी अपनी जड़ों से जुड़ता दिखाई दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान उसकी संस्कृति, परंपराओं और लोक जीवन से है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोक कला, लोक भाषा और लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। मेरा मानना है कि ऐसे सांस्कृतिक उत्सव हमारी समृद्ध परंपराओं को जीवित रखने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सेतु का माध्यम बनते हैं, एक सेतु बनते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जौनसार भाबर सांस्कृतिक पुनरुत्थान समिति पिछले 33 वर्षों से इस सुंदर उत्सव के जरिए हमारे इस क्षेत्र की अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस महोत्सव में जहां एक ओर हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक और उसकी झलकियां देखने को मिल रही हैं, वहीं युवाओं के
शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से उनके विकास के लिए यहाँ अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें कबड्डी है, वॉलीबॉल है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं हैं, जंगबाजी जैसी शानदार प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। वास्तव में ये खेल हमारे नौजवानों को, युवाओं को, हमारे बच्चों को उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर सुविधाएं मिल सकें। महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक लोक नृत्य और लोक संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। जौन सारी संस्कृति की विशेष झलक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच पर कलाकारों की प्रस्तुति और दर्शकों का उत्साह इस बात का प्रमाण था कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत आज भी लोगों के दिलों में जीवंत है। नागठात महोत्सव केवल सांस्कृतिक आयोजन भर नहीं, बल्कि स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने का माध्यम भी बन रहा है। ऐसे आयोजनों से जहां लोक कलाकारों को नई पहचान मिलती है, वहीं प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता देश दुनिया तक पहुंचती है। भाइयों बहनों, जौनसापर का ये क्षेत्र केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का, सरल और स्वाभिमानी जनता के लिए भी जाना जाता है। यहां से एक हमारे नायक पैदा हुए। मैं नेताजी केदार जी को भी, उनकी मूर्ति को हम सब लोगों ने माल्यार्पण किया। आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया। ऐसे नायक हम सबको प्रेरणा देने का काम करते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करते हैं और समाज और देश के लिए काम करने के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा प्रस्तुत करते हैं। भाइयों बहनों, यहाँ की लोक संस्कृति हमारी विविधता में एकता की भावना को और अधिक मजबूत करती है और अपनी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। नागठात की वादियों में गूंजते लोकगीत, रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति के प्रति लोगों का उत्साह ये संदेश दे रहा है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत आज भी उतनी ही सशक्त है जितनी वर्षों पहले थी। यही विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, यही इस महोत्सव का सबसे बड़ा उद्देश्य भी है। नागठात का यह 3 दिवसीय लोक सांस्कृतिक महोत्सव केवल मनोरंजन का मंच नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का संदेश देते इस आयोजन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपनी जड़ों से जुड़कर ही विकास की यात्रा को और मजबूत बनाया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे राम मंदिर चंदा विवाद प्रमाण की मांग। राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े चंदा घोटाले के आरोपों को लेकर सियासत गर्मा गई है। सनातन रक्षक संघ और मुकुंद माधव राम मंदिर से जुड़े संगठनों ने समाजवादी पार्टी यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। संघ की ओर से कहा गया कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था और गौरव का प्रतीक है और इस पर लगाए जा रहे आरोपों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। संगठन ने सपा से इन आरोपों के पुख्ता सबूत पेश करने की मांग की है। वहीं संत दिवाकराचार्य ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या चंदा घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनके ठोस प्रमाण दिए जाने चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि बिना सबूत के आरोप लगाना उचित नहीं है। संत ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और चंपत राय से भी अपील की कि वे इस मामले में खुलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें ताकि किसी भी तरह का भ्रम न फैले। सनातन रक्षक संघ ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला बताते हुए कहा कि राम मंदिर पर राजनीति बंद होनी चाहिए और अगर कोई आरोप है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि सपा की ओर से लगाए गए आरोपों का अभी तक विस्तृत जवाब सामने नहीं आया। चुनावी राह के लिए पार्टीगत, राजनीतिक और मौसमी बयान देना समाजवादी पार्टी के लिए आम बात है। जिन्होंने सदैव से राम मंदिर में विघ्न पैदा किया हो, हिंदुओं को हताहत करने का काम किया हो और लगातार हिंदू श्रद्धा को
विघ्न पहुंचाने के लिए ही कार्य किया हो। निवेदन करना चाहता हूं, ये वही समाजवादी पार्टी है जो 90 के दशक में राम भक्तों को आहत करने और उनके ऊपर गोलियां चलवाने में अपनी भूमिका निभाई हो। उनके लिए इस प्रकार के आरोप लगाना कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, करोड़ों करोड़ों के दान हड़पे जा रहे हैं उनके द्वारा। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह, इस समय जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से राम जन्मभूमि यानी कि राम मंदिर में दान के पैसे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कई संतों का आरोप है, कई संत कह रहे हैं कि ये भावनाओं को भड़काने वाला मामला है। चंपत राय ने भी बयान देकर स्पष्ट हालांकि किया है कि इस तरीके के आरोप जो है इनके ठोस सबूत सामने आने चाहिए, लेकिन इस तरीके की कोई अभी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आई है क्या? जी, आपको बता चले, अभी जो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके डाला था कि वहाँ पे गड़बड़ी हुई और भ्रष्टाचार हुआ, तो उसको लेकर के अभी चंपत राय जी ने खंडन किया है कि यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। ना अभी कोई आला अधिकारी जितने लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं तीखा वार किया है। यहाँ के जो पूर्व विधायक है तेनाली पांडे ने, उन्होंने कहा है कि इसमें 4 लोग लिप्त पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और जब पूछा जा रहा है उनसे तो कह रहे हैं कि क्या ना मीडिया के गलियारों से ये सूचना आई थी, अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, उतने पड़े। तो कहीं ना कहीं अफवाहों को लेकर करके जो अफवाह फैला रही है उसको लेकर के कहा जा रहा है। जी बिल्कुल आरपी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राम मंदिर चंदा घोटाले के आरोपों पर सनातन रक्षक संघ का भी पलटवार सामने आया है। संत दिवाकराचार्य ने सपा से आरोपों के सबूत मांगे हैं। तो फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बारात आई मातम लाई। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बारात आई मातम लाई। उधम सिंह नगर के खटीमा में एक शादी समारोह उस समय मातम में तब्दील हो गया जब दहेज और मेहर की रकम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान सदमे में आए दुल्हन के पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिनकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लड़की पक्ष ने दूल्हे समेत कई बारातियों को बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। मामले में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जानकारी के अनुसार रविवार को बरेली के बड़ा फरीदपुर से खटीमा के इस्लाम नगर वार्ड नंबर 7 निवासी सादिक ठेकेदार की बेटी की बारात खुशबू मैरिज हॉल पहुंची थी। बारात के स्वागत तक माहौल सामान्य रहा, लेकिन निकाह के दौरान मेहर की रकम को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। लड़के पक्ष का आरोप है कि शादी तय होने के बाद से लड़के पक्ष लगातार दहेज की मांग बढ़ाता रहा। पहले स्कूटी, फिर अपाचे बाइक और 1 लाख रुपए की मांग की गई। वहीं निकाह के समय लड़की पक्ष ने मेहर की रकम 5 लाख रुपए तय करने की बात कही, जबकि लड़का पक्ष 21,000 रुपए पर अड़ा रहा। काफ़ी देर तक चली बातचीत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पाया। इसी दौरान तनाव और विवाद के बीच दुल्हन के पिता सादिक ठेकेदार की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। परिजन उन्हें तत्काल निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिता की मौत की खबर मिलते ही लड़की पक्ष और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने दूल्हे मोहम्मद आरिफ, उसके भाई मोहम्मद खालिद, बहनोई अता हुसैन समेत कई बारातियों को मैरिज हॉल में बंधक बना लिया और उनकी पिटाई कर दी। स्थिति बिगड़ने पर कई बाराती जान बचाने के लिए मैरिज हॉल के बगल में बने मकान की छत से कूदकर भाग निकले। इस दौरान छत का एक हिस्सा टूट गया और कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी है। घटना की सूचना मिलते ही खटीमा कोतवाली पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच वार्ता जारी है। क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो मामला हुआ है
एक शादी आई फरीदपुर से, जिला फरीदपुर से आई है। तो यहाँ पर मुसलसल ये परेशानियाँ रही लड़के वालों की जानिब से कि लड़की वालों को बहुत सारे मौके पर तंग किया गया फरमाइशों के तहत कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बार बार खाने पीने को लेकर के, जहेज को लेकर के। इसके अलावा बहुत सारी फरमाइशें रहीं, जिसकी वजह से लड़की वाले परेशान रहने लगे बहुत ज़्यादा। अब हालात ये बने कि आज शादी थी, आज निकाह होना था। जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ था तो इसमें नदीम भाई से जैसे बात होती थी, नदीम भाई ने हमारी चच्ची से बात करी थी, जैसे उनकी जो बहन लगती है, जो हाजी जी की बीवी। तो इन्होंने जैसे रिश्ता पक्का करा था, मैंने चच्ची से अपने यही बोला था, लड़का कारचौक में कारचौक करता हूँ चच्ची, अगर मुझे मेरा हिसाब किताब अच्छा हो गया तो मैं अपने कपड़े का काम कर सकता हूँ। जी देखिए, पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ, बंधक बनाने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। ये इस्लाम नगर में आज एक वैवाहिक समारोह था जिसमें मेहर को लेके जो है वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति आ गई। और अब बात करेंगे ट्रेड डील पर भड़के किसान। अंबाला में आज विभिन्न किसान संगठनों के सदस्य एकत्रित हुए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। किसानों का आरोप है कि इस समझौते के बाद सूरजमुखी, दूध, मीट और अन्य कृषि उत्पादों का आयात बढ़ सकता है, जिससे देश के किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि यदि विदेशी उत्पाद भारतीय बाजार में बड़े स्तर पर पहुंचते हैं तो स्थानीय किसानों की फसलों और उत्पादों को उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। किसानों ने सरकार से मांग की है कि किसी भी ऐसी नीति या समझौते को लागू करने से पहले किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जाए। किसानों ने केंद्र सरकार के इस ट्रेड डील पर पुनर्विचार करने और किसानों के हितों के खिलाफ जाने वाले प्रावधानों को रद्द करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि देश की कृषि व्यवस्था और किसानों की आजीविका को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। और अब बात करेंगे जंगल में जल संकट से जंग। आपको बता दें, बहराइच स्थित कतनिया घाट वन्य जीव विहार में भीषण गर्मी के बीच वन्य जीवों के लिए पानी का संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए वन विभाग ने विशेष पहल शुरू की है। कौड़ियाला और गेरुआ नदियों से घिरे इस अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, हाथी, गेंडा सहित सैकड़ों प्रजातियों के वन्य जीव निवास करते हैं। गर्मी के मौसम में नदियों का जल स्तर कम होने से वन्य जीवों के सामने पीने के पानी की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे कई बार जानवर आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर लेते हैं और मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति बन जाती है। इसी समस्या के समाधान के लिए वन विभाग ने जंगल के अलग अलग बीट्स में वाटर होल्स तैयार किए हैं। इनमें हजारों लीटर पानी प्रतिदिन बोरिंग और टैंकरों के माध्यम से भरा जा रहा है, ताकि जंगल के भीतर ही वन्य जीवों को पर्याप्त पानी मिल सके। डीएफओ कतनिया घाट के अनुसार कुछ स्थानों पर पक्के जबकि कुछ जगहों पर कच्चे वाटर होल्स बनाए गए हैं, जहां नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य वन्य जीवों को गर्मी और हीट वेव से राहत देना है और उन्हें सुरक्षित रूप से जंगल में ही बनाए रखना है। ये वन्य जीव विहार न सिर्फ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग जंगली जानवरों के देखने, दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जी, जैसे कि ये मतलब भीषण गर्मी का मौसम है, एक तरीके से हमारा कतनिया घाट का जो लैंडस्केप है ये थोड़ा सा अच्छे लैंडस्केप्स में इसमें आता है कि यहाँ पे पानी की तराई होने के नाते हमारे पास जो नेचुरली जो पानी है वो काफ़ी मात्रा में रहता है। और इसके अलावा इसको सप्लीमेंट करने के लिए हम वाटर होल्स जो होते हैं हमारे, जो एक मतलब जो आपका जो कच्चे भी होते हैं, पक्के भी होते हैं, उन वाटर होल्स को हर बीट में हमारे ये वाटर होल्स हैं। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।